मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब और मुख्तलिफ गेस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते रहेंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हुए आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। और आज जनाब ज़ाहिर है कि सियासत में हलचल अभी तक जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज चारसदा में खिताब किया। काफ़ी बड़ा वहाँ पर भी क्राउड और बड़ा चार्ज्ड खिताब। एक दफ़ा फिर से उन्होंने मुख्तलिफ जो अपने मुआशी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो भी सामने रखे अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को, और उसके साथ साथ उन्होंने एक दफ़ा फिर से अपनी डिमांड को दोहराया कि जनाब वाहिद इलेक्शन जो है मौजूदा क्राइसिस से निकलने का वो सिर्फ जनरल इलेक्शन है और उसी की तरफ जाना चाहिए। एक दो सवालात जो वो हमेशा जलसों में करते हैं कि किसने ये जो साजिश की गई, रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, इसको कौन रोक सकता था, क्यों नहीं रोका गया, एक दफ़ा फिर से इस किस्म के क्वेश्चन ज़रूर किए। लेकिन जनरली ये ज़रूर देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब भले कहीं तकरीब में खिताब करें, टीवी इंटरव्यूज़ में बात करें या फिर जलसे से खिताब करें, यूँ दिखाई दे रहा है कि उनके लहजे में इस वक्त एक लचक सी नज़र आ रही है, थोड़ा सा ठहराव भी है, थोड़ी नरमी भी है। आखिर ये सॉफ्टनेस क्यों है? क्या जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं उन्हीं का ये सिलसिला है कि जिसकी वजह से वो थोड़े से हमें सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं, या इसके पसे पर्दा कुछ और भी अवामिल हो सकते हैं, या ये इनकी वही जो एक स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों में वो हमें एकदम एग्रेसिव नज़र आते हैं फ्रंट फुट पे खेलते हुए और फिर अगले ही लम्हे स्ट्रैटेजी चेंज करके थोड़े बैक फुट पे भी नज़र आते हैं। तो ये उसी स्ट्रैटेजी की कंटिन्यूएशन है। इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी, और फिर ये कि पीडीएम हुकूमत के ऊपर, इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर इस वक्त कितना प्रेशर है और वो क्या सोच रहे हैं, इस तरफ हालात को लेकर जाना चाह रहे हैं, इसके हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। कुछ जो इंतज़ामी मामलात हैं उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में ख़ास तौर पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी, और उनको खुशामदीद कहते हुए आमिर ज़िया साहब से ही बात का आगाज़ करते हैं। हिलाली साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और सबसे पहले आपका इस पर ही रिस्पॉन्स मैं लूँगी ज़रूर कि आपके ख्याल से जो इमरान खान साहब की सॉफ्टनेस, बाज़ लोग कह रहे हैं कि लचक का भी वो कुछ मुज़ाहरा कर रहे हैं, आपको भी ये लचक दिखाई दे रही है, या फिर ये उनका एक हम देख रहे हैं ट्रेंड ओवरऑल जब से ये मूवमेंट चल रही है कि कभी वो बैक फुट पर कभी फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं, ये उसी की कंटिन्यूएशन है? सियासत में अमूमन ये आप एक ही बात को मुख्तलिफ जावियों से कह रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से कह रहे होते हैं। तो इमरान खान का जो बुनियादी मुतालबा है वो यही है कि जी क़ब्ल वक्त जो है इंतखाबात होने चाहिए, फौरी इंतखाबात होने चाहिए। ये उनके बड़ा एक तनकीद है। दूसरा उनका जो मुतालबा है, वो जो तनकीद हमेशा करते हैं वो जरदारी, हाउस ऑफ जरदारी पे और हाउस ऑफ शरीफ पे करते हैं। ये दो उनके बुनियादी, मेरे ख्याल में इनके पिलर हैं इनकी सियासत के। यानी कि अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं जो बदनवान सियासतदान है बकौल उनके, और अब वो कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों ये जो उनके मुतालबात हैं, इसमें तो मैं नहीं समझता कि वो उन्होंने जरा सी भी लचक दिखाई हो। उसमें तो उनका वही मौक़िफ़ है हमारे यहाँ। लेकिन ये हुआ कि जब से उन्होंने ये बात कही है एक इंटरव्यू के अंदर कि जनाब डेफर कर दिया जाए जो आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट है, उसके बाद से क़यास-आराइयाँ शुरू हुई हैं। और वो क़यास-आराइयाँ ये हैं कि क्या उनके फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी गुफ्तगू हो रही है, उनकी पार्टी की। तो जहाँ तक मेरी अभी 2-3 रोज़ में मैंने कई लोगों से बात की, वो जो कहते हैं कि बैकग्राउंड इंटरव्यूज़ किए, पीटीआई में भी किए, नून लीग में भी किए, और दीगर जो वो हैं स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पर भी मेरी जो बात हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो एक बयानिया बनाया गया है कि कोई बैकडोर बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसी कोई जो मुझे शवाहिद नहीं मिले या मुझसे कम से कम इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। जबकि पीटीआई वालों का कहना है कि जी हमारे ऊपर जो दबाव था वो बदस्तूर कायम है, हमें मुख्तलिफ महाजों से घेरने की कोशिश हो रही है, और इमरान खान साहब को जो एक -1 का फॉर्मूला है उस पर अभी भी जो है वो बाज़ कुव्वतें उसी तरह फोकस्ड है, हुकूमत जिसमें शामिल है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो उनकी तजवीज़ थी, अब तो खैर ज़ाहिर है कि नून लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है उसका अभी तक कोई ऑफिशियली मज़बत, ज़ाहिर है कि उनका जो मुखातिब थे वो पिंडी था, आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट थी, तो वहाँ से कोई इसको बकौल उनके जो पीटीआई के सोर्सेज हैं कोई उसका जवाब नहीं आया, न उस चीज़ को मुस्तरद किया गया, न उस चीज़ को माना गया। तो ये भी एक हकीकत है। लेकिन उसके साथ साथ से मुझे अगर आप इजाज़त दी कहने की, जो संजीदा हल्के हैं नून लीग में, वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बुहरान का सामना है, और उस बुहरान को ज़ाहिर उसकी जो एक बहुत बड़ी शक्ल है वो माशी शक्ल है। लेकिन मईशत को ठीक करने से पहले आपको सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत होगी। तो उनका ये कहना है कि जी उसका एक ही रास्ता है इस्तेहकाम का, वो ये कि जी इंतखाबात हों, क्योंकि इंतखाबात आपको कराने हैं, फौरी नहीं कराएंगे, 6 महीने बाद कराएंगे, 8 महीने बाद कराएंगे। तो इंतखाबात की तरफ उनको भी एहसास है कि जाना चाहिए।
जाहिर है कि अगर इस मुल्क के एक वसीतर मफाद में इंतखाबात एक कंसेंसस बन रहा है संजीदा हल्कों के अंदर, तो वो मेरे ख्याल में उस चीज़ को हमें वो लेना चाहिए कि गालिबन, लेकिन फौरी नहीं, क्योंकि जो सब मुल्क के हालात हैं, सैलाब में अगर आपके बाद हिस्से मुल्क के डूबे हुए हैं और बहुत ज़्यादा अबतरी है, तो इमरान खान का वो मुतालबा कि फौरी इसी साल इंतखाबात हो, गालिबन ना हो। लेकिन ये भी नहीं होगा कि अगस्त तक चले जाएं, सितंबर तक चले जाएं, तो समवेयर बिटवीन कोई मार्च की बात करे, कोई अप्रैल की बात करे, लेकिन वो अंग्रेजी का मुहावरा है जो जफर इलाही साहब ज्यादा अच्छा बयान करेंगे कि देयर आर मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। जनाब सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल, ये फरवरी मार्च की जो बात है ये बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है इस वक्त के, इस पर बात हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई तमाम स्टेक होल्डर शायद किसी इत्तेफाक राय पे नहीं पहुंच पाए हैं। बहरहाल इसको मैं आगे लेके आती हूँ दोबारा भी डिस्कशन में, लेकिन पहले हिलाली साहब का इस पर ज़रूर मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँगी जिसकी आपने भी बात की। हिलाली साहब, आप समझते हैं कि वाकई कोई डील हो गई है इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या कोई ऐसी जो डायलॉग हैं वो इस हद तक हो चुके हैं नतीजा खेज, कंक्लूसिव, कि जहां पर अब ये समझा जाए कि अब इनके लिए आगे से चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी, इमरान खान साहब पे अब नरमी हो जाएगी, और जो वो कह रहे थे कि दीवार से लगाया जा रहा है वो चीज़ें अब नहीं होंगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि इमरान खान की डील हुई है, मगर देखिए वो जो कह रहा है वो क्या कह रहा है जो नया है। वो हर वक्त कह रहे थे कि मैं इन लोगों को निकालूंगा। अब उनका नाम पहले उन्होंने रखा था चोर, अभी पता नहीं शायद चोर चोर नहीं कहते हैं इतना, मगर ये तो पक्की बात है कि उनका क्या सोच है इनके बारे में, और इनको वो निकालना चाहते हैं। साथ साथ उनका एक ही तरीका है निकालने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये भी उनका एक पुराना स्टांस है। और अब अगर वो बता रहे हैं दुनिया को कि मैं स्वीट टॉक भी कर सकता हूं, मगर बेसिकली उनका बिलीफ ये है कि जिस तरीके से मैं निकालूं, या उनको मनवाऊं या स्वीट टॉक करूं, या मैं एस्टेब्लिशमेंट को सिग्नल करूं, चलो तुम चाहते थे बात करने के लिए, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, बट बात किस बात पे? इलेक्शंस पे बात करने के लिए, और किसी चीज पे मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो अगर ये लोग समझते हैं कि ये बड़ा सॉफ्टनिंग हो गया है उसका पोजीशन, मैं नहीं समझता ये कोई सॉफ्टनिंग हो गया है पोजीशन। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ पुटिंग इट। देखिए, इमरान खान का ताकत क्या है? उसका ताकत ये है अपने मुखालिफ को कि वो कहता है, बच्चों तुम्हारे अगर मैंने कपड़े निकालने हैं तो दो तरीके हैं ना, एक तो मैं तुम्हें कह सकता हूं जाओ निकालो, या मैं स्ट्रिप कर सकता हूं तुम्हारे को वही कपड़ों से, इसलिए कि मेरे पास कुव्वत है, अवाम है। तो मेरे ख्याल में अब अगर वो कह रहा है कि भाई अच्छे बच्चे बनो, जाके कर लो, मैं कुछ नहीं कहता, और थोड़ी देर में इलेक्शन के भी इस शर्त पे कि इलेक्शन पे तुम अग्री करते हो, तो क्या बड़ी बात होगी? नो चेंज एट ऑल। आपको लगता है कि मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई? लेकिन हिलाली साहब, इस पर तो लोग बात कर रहे हैं ना कि पहले वो न्यूट्रल्स पर तनकीद करते रहे हैं, अभी भी वो ये बात कहते हैं कि रोक सकते थे नहीं रोका, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, हक और सच के साथ होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर अब वो उन्हीं के अपॉइंटमेंट के हवाले से अगर ये ऑप्शन दे रहे हैं कि फ़िलहाल उनको कंटिन्यू करवाया जा सकता है, तो आप समझते हैं ये कोई तब्दीली नहीं है मौक़िफ़ की, या है? क्या तब्दीली है भाई? क्या तब्दीली है? वो कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन ना हुआ और मैं नहीं होऊंगा इन पावर, और मुझे कोई परवाह नहीं है, इनसे लगे हैं किसी और, मुझे किसी से परवाह नहीं। अगर आप इनको ही रखना चाहते हैं उस वक्त तक रखें, नो डील, नो प्रॉब्लम। मगर जब इलेक्शन होगा और उनका मकसद है और मैं जीतूंगा, फिर मैं अपॉइंट करूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है अगर इस ये जो साहब इस वक्त हैं ये 1 महीना और ठहर जाए या 2 महीने और ठहर जाए, यही उसका सिग्नल है। ठीक, तो आपको नहीं लगता उसमें मौक़िफ़ में चेंज? समझ ही नहीं आई। अच्छा। लोग कहते हैं सॉफ्टनिंग हो गया है। सॉफ्टनिंग क्या सॉफ्टनिंग हुआ है? वो नहीं कह रहे कि तुम शहबाज शरीफ इनको जो भी मर्जी है करो और मैं मान जाऊंगा, ये तो नहीं कहा है उन्होंने। ठीक है, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि तुम्हारा हक है। इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट दिया है हिलाली साहब। मैं जरा आमिर ज़ैद साहब का भी इस पे कमेंट लेना चाहूंगी। आमिर ज़ैद साहब, हिलाली साहब कह रहे हैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी उनका कोई स्टांस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन
क्या वाकई इसका मतलब ये है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्हें बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए वो चाहते हैं कि पहले इलेक्शन हो और फिर अपॉइंटमेंट हो। अगर वाकई उन्हें फर्क नहीं पड़ता तो फिर जो भी कोई अपॉइंटमेंट हो जाए उनको इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं। आपका क्या ख्याल है? ठीक है, नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट क्वेश्चन समीना। आमिर को ये सवाल पूछो कि उनका ये कहना कि सवाल तो मुझे पूछने प्रेजेंट नहीं, आपका सवाल मेरे, आप कह रही है मैं ये कह रहा हूँ। मैं नहीं ये कह रही। मैंने कहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अप टू द इलेक्शंस कोई बैठे रहे, कोई भी आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट जी। मगर जब एक दफे इलेक्शंस हो जाएं तो नए आदमी को, और जो भी जीता उसका हक होगा अपॉइंट करने। ओके, ठीक बस जी। आमिर साहब, समीना साहब, दो इसमें नुक्ता नज़र है। एक तो वो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ये समझते हैं, और इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं, क्योंकि ये हुकूमत मुतनाज़ा है और गले गले इसके ऊपर जो है वो बदनवानी के इल्ज़ामात हैं, और हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी जो है बहुत ज़्यादा मतलब है उसमें अवाम में क्रेडिबिलिटी नहीं है, अवाम में साख नहीं है। तो अगर वो कोई भी कानून साजी करेंगे, कोई भी फैसला करेंगे या कोई भी तकर्रुरी यानी कि अपॉइंटमेंट करेंगे, उसकी वजह से वो चीज़ मुतनाज़ा हो जाएगी। तो वो समझते हैं कि फ़ौज जैसा हमारा अहम तरीन इदारा, हसास इदारा, जिसके ऊपर मतलब है पूरे पाकिस्तानियों की किसी तादाद एतमाद करती है, तो उसमें अगर ये मुतनाज़ा लोग किसी को लेकर आएंगे तो गालिबन वो ऑफिस भी है वो मुतनाज़ा हो जाए। ये एक नुक्ता नज़र है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि जनाब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मतलब है, आइन के मुताबिक जो है इसके ऊपर तकर्रुरी होनी चाहिए और इट कैन नॉट वेट, और उसमें कोई भी उसको अपॉइंट कर दे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं जो टॉप 4-5 जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स, उन्हीं में से किसी को आना है। तो वो क्या समझते हैं कि जी रिगार्डलेस कोई भी अगर आ जाए तो उससे कोई मतलब है ना इदारे की जो साख मजरू होगी ना उस शख्स की साख मजरू होगी। अब ये दो हमारे यहाँ मुतज़ाद राय है, लेकिन जाहिर है क्योंकि मकबूलियत इमरान खान साहब के पास है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात को यकीन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादा मकबूल ट्रेंड यही है। तो इमरान खान की जो तजवीज़ है मैं समझता हूँ बड़ी अमलियत पसंदी वाली है, प्रैग्मेटिक है, क्योंकि बाजवा साहब 6 बरस से तसलसल के साथ ये इस चीज़ों को देख रहे हैं, हम तरीन चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगर उन्हीं की निगरानी में उनके होते हुए इलेक्शंस हो जाते हैं और उसके बाद जब एक नई हुकूमत आती है, एक फ्रेश मैंडेट के साथ आती है, बड़े मैंडेट के साथ आती है, वो जो भी काम करेगी उसको उसकी पजीराई हासिल होगी। तो ये मैंने आपको दोनों रुख बता दिए, बाकी जो है वो फैसला जो है आपने और अवाम ने करना होगा। जी अच्छा, लेकिन अब ये यहाँ पर सवाल पैदा होता है ना कि उनकी अपॉइंटमेंट तो जाहिर है नवंबर में उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, और आगे अभी जैसे आपने बात की कि फरवरी मार्च की बात हो रही है कि शायद इलेक्शन की अगर कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है तो इससे पहले नज़र नहीं आ रही है। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि या तो अपॉइंटमेंट हो जाएगी इलेक्शन से पहले, और या फिर बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे। इन दो बातों के अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। जाहिर है, देखिए जो अगर फर्ज कर इमरान खान की तजवीज़ मान ली जाती है, वो किसी तरह भी अभी उसकी कोई शवाहिद नहीं है कि मान ली जाएगी, एक तजवीज़ है, एक उस पर क्या साराइयाँ हो रही हैं। अभी तक देखिए ना कोई पिंडी से कंफर्मेशन नहीं आई है, सब ये र्यूमर्स हैं कि जी मुलाकातें हो रही हैं पसे पर्दा। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें तो वो अभी तक वैसी सूरत हाल है जैसी माजी में हुआ करती थी। तो अगर ये बात उनकी फर्ज करे कि मान ली जाती तो यकीनन फिर बाजवा साहब अनदर 4-5 मंथ 6 मंथ जो जब तक इलेक्शन नहीं होते कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिर वहां पर एक सवाल निशान आता है कि फौज के अंदर एक पूरा एक लाइन होती है जी, उसमें ट्रांसफर्स होती हैं, पोस्टिंग्स होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं और रिटायरमेंट्स होती हैं। तो अगर ये चीज़ अगर रुक जाती है तो वो प्रोसेस भी रुकेगा, उसका असर जो है इदारे पे भी आएगा। तो इसके दोनों मतलब है, इसके मज़बूत पहलू भी हैं और इसके दायरे की जो प्रैक्टिकल उसमें दुश्वारियाँ हैं वो भी हैं। बात ये कि इस मुल्क में सब लोगों के अंदर इत्मीनान की बहुत कमी है, हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, डिवीजन बहुत ज़्यादा है, तो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं। जितनी जल्दी ये सिचुएशन डिफ्यूज़ हो उतना ही अच्छा है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मैं फिर दोहराऊंगा कि जो मुस्लिम लीग नून में संजीदा हल्के वो भी समझते हैं कि एक ही रास्ता है मुल्क को बुहरान से निकालने का, वो है इंतखाबात। उसमें कोई भी आए, जो भी जीते, वो फ्रेश मैंडेट के साथ है, वो मुल्क को चलाए। लेकिन अभी जो है ना हम 3 में है ना 13 में है और वोट फंसी हुई है, और आपको लग रहा है कि जी चीज़ें बद से बदतर हो रही है, मईशत संभल नहीं रही है, साख मुतासर है, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी कुछ है नहीं, बैरून मुल्क के लोग जो है सैलाब के बावजूद पैसे देने को तैयार नहीं है, इस हुकूमत में कोई कोहेजन नहीं है, इट इज़ अ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी।
कोई बड़े फैसले करने से कासिर है। तो देखिए हमेशा याद रखें, ये हिलाली साहब गालिबन सेकंड करें कि जब भी कंसेंसस की बात होती है ना, इट मींस वीक डिसीजन मेकिंग। कंसेंसस में कभी मजबूत फैसले नहीं होते। तो आप ये जो एक यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है कि पीपल्स पार्टी अलग जाती है और एमक्यूएम के अलग मुतालबात हैं, जेयूआई अलग कहती है, और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट 85 सीट्स के साथ शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उस वो डिलीवर नहीं कर सकती और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत के अपने भी प्रॉब्लम्स हैं। ऑल राइट, इमरान खान साहब का जो एक प्रेशर है वो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा जो इस इत्तेहादी हुकूमत है इनके अपने भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें इस हुकूमत का कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन क्या वाकई अपोजिशन इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है? फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर, उनसे बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इंटरेस्टिंग यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है कि इलेक्शन कब तक मुतवक्के हो सकते हैं, फरवरी मार्च की भी बात हो रही है। पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। आपने भी शेख रशीद साहब के साथ भी जब आपकी बातचीत मीडिया पे हो रही थी उसमें भी आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि फौरी इलेक्शन ही हल है, लेकिन ये फौरी इलेक्शन जब आप लोग कहते हैं तो आपसे आपकी क्या मुराद है? क्या आप समझते हैं कि इसी साल होने चाहिए, अगले साल अगर फरवरी मार्च तक बात चली जाए तब भी ठीक है? ओके, देखिए मामला ये है कि ये इलेक्शन जो हैं पीटीआई का हमारा इतना कोई ज्यादा इशू नहीं है, अगर महीना आगे चले जाएं पीछे चले जाएं। मसला इस वक्त यह है कि जो पाकिस्तान की मईशत है जिसकी तबाही एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हुई है वो नहीं संभाली जा रही। आप देखें जो IMF की क्लिप हुई है उसके बाद डॉलर को बेहतर होना था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि IMF की डील के बाद से अब तक 15 रुपया डॉलर जो है वो अप्रिशिएट कर चुका है और रुपए की कीमत गिर गई है। तो स्कूप बॉन्ड आ रहा है, उसकी आपने पेमेंट करनी है। 3 लाख लोग अब तक नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं और 10 लाख लोग अगले 5-6 महीने में नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। इस तरीके से हालात जा रहे हैं। सो इस वक्त जो आपकी मईशत है उसकी और मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। जो बिजली के बिल हैं वो देना तकरीबन नामुमकिन हो गया और अगले महीने जो बिल आ रहा है, मैं भी आपको पिछला बिल है वो भी लग के आ रहा है और अगला बिल भी लग के आ रहा है। तो अब वो लोग कैसे बिल देंगे, कैसे जो है वो मामला चलेगा? अब ये सारा मामला एक मुस्तहकम हुकूमत का मुतमन्नी है और मुस्तहकम हुकूमत जो है वो इलेक्शन के बगैर नहीं आ सकती। और ये इसलिए हम आपकी ये बात से तो इत्तेफाक अब ज्यादातर मईशत दान भी कर रहे हैं कि मुस्तहकम मईशत तभी होगी जब मुस्तहकम हुकूमत होगी। लेकिन फवाद चौधरी साहब, अगेन मैं यही बात करूंगी कि अभी इलेक्शन प्रोसेस में भी 3-1 महीने का टाइम लग सकता है। सैलाब की भी सूरत हाल है, वहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा, वोट डालने कौन जाएगा? तो ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप हो जाता है फरवरी मार्च का, तो ये आप लोग के लिए काबिल कबूल होगा? ये हुकूमत भी आपसे कहती है। इमरान खान ने ये कहा है कि अगर शहबाज शरीफ जल्द इलेक्शंस या इंडिया दें तो फिर बाकी बातें हम बैठ के करने को तैयार हैं। हम तो यही कर सकते हैं ना कि हुकूमत को जो फ्रेमवर्क है, जो टाइम है, जो चीजें हैं उसके हम उनके साथ बैठ के जो है वो तय कर लें। अब सब मसला तो ये है कि वो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। अब ये कहना कि चूंकि तमाम सर्विस कह रहे हैं जी इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से जीत जाएंगे इसलिए हम इलेक्शन ही नहीं करवाते, अब ये तो बेतुकी बात है। इस तरह से तो फिर आप कोई और सिस्टम बना लें, फिर जमहूरियत में तो आपको इलेक्शन ही कराने होते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने वैसे कल ये बात की है, वो कह रही हैं आपको इलेक्शन चाहिए तो आप KP असेंबली और पंजाब असेंबली तोड़ दें, करवा लें इलेक्शन। नहीं तो मैंने तो उससे कहा है कि उनका जो मशवरा है वो जायज है और ये एक उनकी साहिब तजवीज़ है, लेकिन इसी के ऊपर तो बातचीत होनी है ना। अगर हम KP और पंजाब में इलेक्शन करवाएं और सेंटर में आपने नहीं करवाने तो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। मसला तो सेंटर का है। अगर आप सेंटर में इलेक्शन करवाने को तैयार हैं तो आप ये मुतालबा हमारे सामने रखें तो इस पर बातचीत हो जाएगी। और फाइनली चौधरी साहब ये भी फरमा दीजिए, अभी आपने जैसे खुद ही कहा कि उनकी तरफ से तो कोई ऐसा इंदिया नहीं आ रहा, वो तो मुसलसल यही कह रहे हैं अगले साल ही इलेक्शन होंगे, वो भी अक्टूबर में बात करते हैं अगस्त की। लेकिन आप ये बताइए कि फिर लॉन्ग मार्च हम एक्सपेक्ट करें कि इस महीने फाइनली होगा, इस महीने के आखिर तक हम लॉन्ग मार्च 2 देखेंगे? बिल्कुल जी, हम तकरीबन इसमें तैयारी कर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि अगर डिले होगा फिर इस मुल्क की मईशत इतनी नीचे चली जाएगी कि उसको कोई संभाल नहीं सकेगा। और हमारा कंसर्न ये है कि अगर आप हुकूमत बना लें और एक ऐसी हम पोजीशन पे लें जहाँ पे इकोनॉमी समझ ही ना सके तो फिर वो उसका तो कोई फायदा नहीं। लिहाजा हमने हर सूरत
इस महीने इलेक्शन के लिए ऑल द वे जाना है, पूरी जोर लगाना है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। और साहब से कमेंट लूंगी और फिर आमिर ज़िया साहब से भी। जो हिलाली साहब, आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च करने से फौरी इलेक्शन जो है ये मिल जाएगा उनको, ये टारगेट पीटीआई को? देखिए, लॉन्ग मार्च करने के पहले एक सिलसिला, एक बिल्डअप होना चाहिए। लॉन्ग मार्च जो है वो फाइनल ऑप्शन है इमरान खान का। अब जब वो कॉल देगा लॉन्ग मार्च का, वो कोई बुनियाद, वो कोई बेसिस पे देगा ना, कि इन्होंने इनकार कर दिया है इलेक्शंस होल्ड करने के लिए, लिहाजा हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आओ इस्लामाबाद इकट्ठे हो। अगर ये उसका बैकग्राउंड है तो ये एक बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। ये तो फिर एक फाइनल ऑप्शन है, वो अपना फाइनल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है कि हम इधर आएंगे उधर ठहरेंगे जब तक हमने अपना मकसद हासिल नहीं किया। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, 101 चीजें हो सकते हैं, मगर ऐसे खामखा तो नहीं देगा ना। ठीक है, ही विल हैव टू गेट अ नो, और उसको अगर वो सोच रहा है और जवाब भी नहीं दे रहे हैं तो फिर वो कहेगा मैंने 10 दफे पूछा है, जवाब नहीं दे रहे हैं, लिहाजा ये मेरा फाइनल ऑप्शन है, आओ मेरे साथ इस्लामाबाद चलो। ठीक, आमिर ज़िया साहब, लॉन्ग मार्च का सवाल देखिए, ये सब जी कर लीजिए आप कंप्लीट आर्गुमेंट अपना हिलाल साहब। नहीं, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं आमिर ज़िया साहब से लॉन्ग मार्च के ऊपर ही उनका कमेंट लेना चाह रही थी कि आपके ख्याल से लॉन्ग मार्च की नौबत आएगी, अगर आएगी तो क्या वो अपना टारगेट पूरा कर सकेंगे, और वाकई वो एक आप समझते हैं कि पीसफुल किस्म का प्रोटेस्ट होगा, पहले की तरह नहीं? देखिए, हम सबकी ख्वाहिश, हम तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि एजिटेशन की, मुजाहरों की और धरने की नौबत ना आए, और उससे पहले खुदा जो है तौफीक दे हमारे इन सियासतदानों को कि ये जो है इस मसले का कोई हल निकाल लें। जैसे कि हिलाली साहब ने फरमाया कि जो एजिटेशन होता है, जो लॉन्ग मार्च होता है, वो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होता है। तो ख्वाहिश करनी चाहिए कि जी वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, उससे पहले कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन जैसे कि अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, मेरी भी जो कल परसों लोगों से बात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा जी दिस थिंग विल नॉट गो बियॉन्ड सितंबर, यानी कि सितंबर में हर हालत में वो कॉल आएगी। अच्छा, जो मई में कॉल आई थी और आज जो कॉल आई है उसमें फ़र्क ये होगा तो सब हुकूमत पंजाब जो थी वो पीटीआई के पास नहीं थी, आज है। तो बात ये होगी सिर्फ फिर इस्लामाबाद पुलिस होगी जो है फेडरल कैपिटल का दिफा करने के लिए, और उसमें वो जो है कि केपी से अगर जुलूस आ रहा है और आज़ाद कश्मीर से आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान और सबसे बड़ा पंजाब से मोबिलाइजेशन हो रही है, तो फिर एक समझ सकती हैं आप कितना जम्मे गफीर वहाँ पे जमा हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझना है कि एक जलसा करना, उसमें लाखों लोगों को बुला लेना एक अलग चीज होती है, और जम के बैठना जो है वो बिल्कुल एक अलग चीज होती है। उसमें हर चीज का ख्याल रखना होता है कि जी खाना कहाँ से मिलेगा, टॉयलेट्स का क्या बंदोबस्त होगा, मौसम कैसा होगा, तो बहुत सारे उसमें फन बट्स होते हैं। उसमें फिर ये भी देखना होता है कि हुकूमत किस तरह से रद्द अमल करती है। तो लेकिन वो क्राइसिस की सिचुएशन, जैसे मैं बतौर पाकिस्तानी और मुझे थोड़ा सा मईशत का अंदाजा है, तो मुझे खौफ आ रहा है कि इस मुल्क की अगर मईशत के ऊपर हमारी फोकस नहीं हुआ और हम सियासत करते रहे, तो कल को न सियासत बचेगी न मईशत बचेगी, और खाकम बदैन मुल्क में पता नहीं क्या हालात हों। तो हमें मतलब है पूरे मीडिया को, हर जो कहते हैं सोचने समझने वाला शख्स है जो बात कर सकता है, होना ख्वाहिश हमारी होनी चाहिए कि जनाब इस कहते हैं इस तसादुम की, इस तरह की एहतजाज की नौबत ना आए और इलेक्शन दे दें। देखिए, इलेक्शन जो है वो तो होना है, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, जितना डिले करेंगे उसमें नुकसान जो है वो पीडीएम की पार्टी का है, क्योंकि मईशत इनसे नहीं संभल रही है। तो उनके भी एक एनलाइटेंड इंटरेस्ट में जाता है कि वो इलेक्शन माने। और अभी मैं देख रहा था कि वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, नून लीग में है, वो कह रहे थे कि जी हल जो है इसका वो है इलेक्शन है। मैंने बात की कुछ 2-3 इनके बड़े लीडर से, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात है, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, उनका भी ये नुक्ता नजर है, नून लीग का, नून लीग के अंदर ये नुक्ता नजर है। अब जाहिर है कि लोग अपनी गर्दन बचाने को, जैसे पीपल्स पार्टी का मसला है, वो चाहते हैं ओपनली बात नहीं कर रहे, लेकिन संजीदा जो लोग हैं वो इस पर बात करें, पार्टी चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनको शहबाज साहब को कि जी उनकी गर्दन फंसी हुई थी।
ठीक है। आमिर ज़िया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। और एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मज़ीद भी बात करेंगे। पंजाब में भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर एक दफ़ा फिर से बाज़गश्त हमने सुनी थी कि हुकूमत तब्दील हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ ऑप्शंस भी देख रहे थे कि कैसे तब्दील हो सकती है। लेकिन इसी दौरान हमने ये भी देखा कि जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब एहतजाजन छुट्टी पर चले गए। वो क्यों चले गए और उसके बाद पंजाब में अब तब्दीली कितनी वाकई हकीकत के करीब है या नहीं, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, और पंजाब हुकूमत के बगैर वफाकी हुकूमत का मज़ा कुछ खास आता नहीं है, और यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी है, जो कि पंजाब हुकूमत लेने में पहले तो कामयाब हुई लेकिन फिर हाथ धोना पड़े। और अब सूरत हाल ये कि मुख्तलिफ आने वाले वाक़यात की वजह से भी उन्हें पंजाब हुकूमत दरकार है। वो चाहते हैं कि पंजाब में उनकी हुकूमत हो, एक तो उनका अपना गढ़ है, उसमें वो दोबारा से मौसर होना चाहते हैं। फिर मुमकिन अगर एहतजाज की कॉल देते हैं इमरान खान साहब, तो उससे निपटने के लिए भी पंजाब की हुकूमत का हाथ में होना, उसकी गिरफ्त होना बड़ी ज़रूरी है। और फिर ख़ुद भी अपनी पार्टी के लिए वज़ीर आज़म, जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी वापसी के लिए भी वो चाहते थे कि पंजाब हुकूमत पास हो। लेकिन इन सब चीज़ों में वो सारा मज़ा किरकिरा हो गया जब पंजाब हुकूमत हाथ से निकल गई। अब इसके लिए दोबारा से कुछ कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें कितनी बाराबर साबित हो सकती है, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसी दौरान ये जो सारी खिचड़ी पक रही थी, ये खबर भी सामने आई कि चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी छुट्टी पर जाने की आखिर क्या वजह है और उनकी छुट्टी पर जाने से फ़र्क क्या पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर हमें ब्यूरो चीफ GNN लाहौर ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद भट्ट साहब, तो उनसे जानते हैं कि उनके पास खबर क्या अंदर की, और फिर उसके बाद आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। जी भट्ट साहब, की खबर ले आए हो तो क्या हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब क्यों छुट्टी पर चले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं ज़फ़र हिलाली जैसे और इमरान यकूब जैसा को बड़ा तज्ज़ियाकार तो नहीं हूँ, मैं तो एक स्टाफ रिपोर्टर हूँ और रिपोर्टर की चीज़ से मैं तहकीक करता हूँ, तहकीक के बाद जो है खबर देता हूँ। जो आपने सवाल किया है CJ चीफ जस्टिस का, इसका चीफ सेक्रेटरी का, तो चीफ सेक्रेटरी जो है हमारे कामरान अफजल साहब, वो छुट्टी पर गए हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको क्लियर एक बात कह दूँ कि वो छुट्टी पर गए तो ज़रूर है, लेकिन उनकी छुट्टी नहीं हुई। अच्छा जी, ये 3 नाम पहले चले गए थे, 3 नाम अब परवेज लाई ने भिजवा दिए, ये सब जगहों पे चल रहा है। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं इन तमाम बातों से। चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल साहब छुट्टी पर जो गए हैं वो वापस आएंगे, इसी तनख्वाह पर करेंगे काम, और उनको कह दिया गया है कि मियाँ मिठू चूरी आपने खाई है और अब अल्लाहू अल्लाहू का विर्द भी आपने ही करना है। लिहाजा ये बिल्कुल क्लियर है कि वापसी पर कामरान अफजल ही इसी जगह पर तैनात होंगे, और आजकल उनकी जगह पे जो अब्दुल्ला सुंबल साहब है वो इस वक्त उनके फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अच्छा तगड़ा अफसर है। तो वो गए क्यों? कोई एहतजाजन छुट्टी पे गए हैं या कोई निजी मसरूफियात हैं या हुकूमत ने कुछ जबरन रुखसत की बात की है उनकी? देखें समीना, बहुत तेज़ है, आप इस तरह के सवाल करवा के मेरी तो छुट्टी करवाना चाह रही हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो फिर ठीक है, या इल्मी मदद फिर कह देते हैं। बात ये है इसमें सीधी सीधी कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने पहले कहा था कि मैं इस तरह काम नहीं कर सकता, इस प्रेशर में काम नहीं कर सकता, जिस पर उनकी छुट्टी जो थी वो मंजूर नहीं हुई थी, रुखसत नहीं उनको दी गई, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन आ गए थे। ज़िमनी इलेक्शन बाद में तातुल का शिकार हो गए, तो फिर उन्होंने फिर अप्लाई कर दिया कि जी मैं तो जाना चाहता हूँ। अब बात यह है कि यहाँ पर जो है वो ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह तबादले हो रहे हैं ना इस वक्त, तो वो अखीरी हो गई है। मतलब एक तो उस्मान बुज़दार का दौर था, फिर हमजा का दौर था, फिर चौधरी परवेज लाई का दौर था। ख्याल था कि चौधरी परवेज लाई जो ग्रिप जो है ना वो बड़ी जोर से कर लेंगे, लेकिन उनको भी आज आप देखें कि इस वक्त आपके जो असदुल्ला साहब है, उनके पास एंटी करप्शन का अजाफी चार्ज है, उनके पास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का अजाफी चार्ज है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो खुद भी हैं। यानी एक बंदा 3 पोस्टें, और किस लेवल की? ठीक, हाउ इट पॉसिबल कि क्या उनके पास बंदे नहीं है? हमें सेलिंग नजर नहीं आई किसी भी जगह। लेकिन अब मुझे इसमें लास्टली ये भी बता दें, फिर मैं हिलाली साहब का कमेंट लेके दोबारा आपकी तरफ आऊंगी, कि इसका ताल्लुक जो पंजाब में मुमकिन सियासी तब्दीली की बाज़गश्त है उससे भी है क्या? देखें समीना, इस वक्त हुकूमत इतनी कमज़ोर जा रही है कि तमाम जो हमारे दोस्त हैं, सरकारी दोस्त हैं, वो एक तो लगने को खुद तैयार नहीं है, और जो लगता भी है उसको ये ही नहीं पता कि अगाड़ क्या है, पिछाड़ क्या है, उसने जाना कहाँ है, कब किसकी ट्रांसफर हो गई है।
ठीक है, ये एक सूरत हाल है इस वक्त। ठीक है हिलाली साहब, अब ये चीफ सेक्रेटरी साहब तो छुट्टी पर चले गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो छुट्टी कराना चाहते थे परवेज इलाही साहब की या पंजाब हुकूमत की, वो छुट्टी हो सकती है? अभी भी तब्दीली हो सकती है पंजाब में किसी लेवल पर? पहली बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत के, मैं तो हैरान हो गया हूं कि एक दफे और पीडीएम ने ठेका दिया हुआ है आसिफ जरदारी साहब को कि आप आ जाएं लाहौर सूटकेसेस समेत और इस गवर्नमेंट को तोड़ें। मैं तो हैरान इस बात पे हो गया हूं, नहीं कि वो आगे हैं और ये काम कर रहे हैं, मगर कि इस वक्त जो सिंध की हालत है, ऐसा सैलाब तारीख में नहीं आया है सिंध में, और सिंध का लीडर चेयरमैन ऑफ द पीपीपी जो 14 साल से सिंध में रही है, वो लाहौर में बैठा हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है। कमाल नहीं है ये? तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा भाई सिंध की तो हालत या तो बहुत अच्छी हो गई होगी या वो इट्स बियॉन्ड रिपेयर, कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा बात कहा, उन्होंने कहा कि पूरा पुलिस फोर्स अगर सिंध के इनके साथ निकलें तो फिर भी शायद जो लोगों की सोच और ख्याल है वो रोक ना सकें, एटलीस्ट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देम, कि ये हालत है इस वक्त सिंध में। अब मैं आपको तो मैं एकदम हैरान हूं कि ये ऐसे हरकतें एक दफे किया और आपने देखा कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पे क्या असर आया उसका, और फिर यही हालत चल रही है, फिर यही तरीका। क्या आप कामयाब हो गए थे लास्ट टाइम? क्या ये इस वर्थ एम्यूलेटिंग के बार बार ऐसी चीज करना चाहिए? मगर एक चीज तो मैं जरूर करूंगा और मानूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है पंजाब की, ये इमरान खान साहब का वीक पॉइंट जरूर है, और अगर पीडीएम को खान की सुनामी को तोड़ना है और उसका मोमेंटम को ब्रेक करना है, तो अगर पंजाब को वो ब्रेक कर सके तो उनको बहुत मदद मिलेगा, ये तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इसलिए शायद इसीलिए ये इस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं, मैं तो उनके बारे में एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, जब 21 केसेस इमरान खान के खिलाफ बन रहे थे और पीटीआई के खिलाफ पंजाब में बन रहे थे, तो वो किधर थे उस वक्त? थके नहीं थे? वो थकन महसूस नहीं कर रहे थे क्या? वो ही हैड नथिंग टू डू विद द केसेस। इतने सारे पोस्ट थे उनके, मगर फिर भी उनका कोई अप्रूवल या इनिशियल की जरूरत नहीं पड़ी। जो केसेस लगा रहे थे अपोनेंट्स पे नून वाले, मैं तो समझता हूं कि वो करेंगे क्या? मुझे नहीं पता, या मैं पंजाब के पॉलिटिक्स को इतना अच्छा तरह नहीं जानता हूं जितने अच्छे साहब जो आपने बुलाए हैं आज, जितना वो जानते हैं और जितना उनकी नॉलेज है। मगर एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि वो जानना चाहता है, वो कह दिया है, और वो क्यों जानना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू बी ऑन द सेफ साइड। वो कहता है यार इनको तो मैंने इनके साथ तो मैं लड़ गया हूं, जब इनके खिलाफ केसेस फाइल कर रहे हैं, मैं चीफ सेक्रेटरी था, अब ये चाहते हैं कि मैं दूसरों के खिलाफ केसेस फाइल करूं तो मैं टिके रहूं, तो कौन रहेगा मेरे साथ? बड़ा आपने जबरदस्त पॉइंट उठाया लाली साहब। ब्यूरोक्रेसी का काम तो ये नहीं होना चाहिए कि वो सियासी जमातों का एक बिल्कुल हाथ बन जाए, बल्कि उसको तो इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अफसोसनाक ही सूरत हाल है, खासतौर पर पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा ही बार बार देखा है हमने। लेकिन भट्ट साहब पहले तो ये मुझे बता दें, जरदारी साहब भी यहाँ पे कितने के बंदे तोड़ लिए उन्होंने, खबर? देखिए जरदारी साहब की जो लाहौर आमद है उसके हवाले से हमारी अभी उनके स्टाफ का एक बहुत अहम आदमी जो उनका शेड्यूल बनाता है, तो मेरी आने से पहले प्रोग्राम से आने से पहले मेरी उससे भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, तो मैंने उसको पूछा है कि जरदारी साहब कब लाहौर तशरीफ ला रहे हैं। उसने मुझे कहा मंगल के रोज मैंने शेड्यूल जो है वो जरदारी साहब को देना है, काफी सारी मुलाकातों का लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है, तो एक प्रॉपर शेड्यूल बना रहा हूँ मैं। ट्यूसडे को तो मैं शेड्यूल दूंगा, और उसके बाद जरदारी साहब जो मेरी इतला है वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, शहबाज साहब चले गए हम लंदन जी, लंदन में होगी बड़ी बैठक। उस बैठक में बैठकर दो बातें हैं, एक तो अहम तकर्री है, वो गुफ्तगू है, दूसरी गुफ्तगू है पंजाब। अच्छा, अब जो अर्ली इलेक्शन नहीं है, अब जो हिलाली साहब ने बात की है
वो उन्होंने ठेके वाली बड़ी खूबसूरत लफ्ज एक अदा किया कि ठेके पर दे दिया गया, जबकि नून वाले जो है वो उनको कप्तान का मर्द हुर हजरत किबला जरदारी साहब को ये लफ्ज करार दे रहे हैं कि वो हमारे कप्तान के मुकाबले में कप्तान है, लिहाजा उनको ठेके पे वाकई दे दिया गया हुआ है। तो जब ये लंदन वाली बैठक होगी, इस बैठक में जो फैसला होगा तो टेलीफोनिक गुफ्तगू जरदारी साहब से की जाएगी। उनके अपने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, अगर इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए तो जरदारी साहब कमिंग वीक में ही मेरा ख्याल है पंजाब में आकर डेरे डाल लेंगे और वो ये सारा फिर प्लान इंप्लीमेंट करेंगे जो वहां बनेगा। भाई वो आएंगे तो उस पर फैसला होगा। लेकिन नून वालों की मैं बात है क्लियर कर दूं, नून की तो मेरी जो इतलात है ये तो आजकल कमरे बुक कराने का सोच रहे हैं कि इसी तरह जैसे पहले एमपीए को सारे को एक दड़बे में ताड़ा था, तमाम मुर्गियों को घेर के ले आओ सिंध हाउस में। हाँ, अब पंजाब में फिर होटलों की बुकिंग जो है इस वक्त वो की जा रही है। अच्छा, तो सूरत हाल तो इतनी डरावनी। लेकिन इसमें अब मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि ये तो आईनी तौर पर तो अब इसका कोई फायदा है क्यों? भट्ट साहब और हिलाल साहब, आप दोनों एक सारी चीज़ पहले विटनेस कर चुके हैं। आईनी कानूनी तौर पर इसका कोई फ़ायदा है क्योंकि एक वोट तो काउंट होना नहीं, और अगर रेजिग्नेशन दिए जाते हैं तो उसके बाद फिर इलेक्शन और फिर एक सिंपल मेजॉरिटी लेना और फिर वो सारी चीज़ें, तो ये तो वो कहानी लंबी है। कोई ऐसा तो होना नहीं कि चलो जी बंदे तोड़ लिए, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया तो चलो जी गवर्नमेंट चेंज। अब कहानी क्या फिर चल रही है? पहले मैं हिलाली साहब से पूछ लूँ, हिलाली साहब किस तरह से फिर इस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं, भट्ट साहब से पूछे, ही नोज बेटर पंजाब के पॉलिटिक्स को। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपका इनसाइट क्या कह रहा है कि परवेज इलाही साहब को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे या फिर एमपीएस को रिजाइन करवाने की तरफ जाएंगे? ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। नहीं, इसलिए कि जरदारी साहब इंचार्ज हैं इस एक्सरसाइज का, ये दोनों ऑप्शन उनके पास हैं। ये ऑप्शंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। वो देखेंगे कि जिधर उनका काम किधर दाल किधर से गल रहा है। अगर वो पूरे 10 सीट्स परवेज इलाही साहब के ले सकें तो वो ले लेंगे, नहीं तो वो अब पीटीआई, मैंने सुना ये है, मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन, कराची दूर है, मैंने सुना ये है कि काफ़ी पीटीआई में लोग अभी भी हैं जो पैसे के लिए तब्दीली लोटे बनने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ठीक है जी। बट साहब फिर कौन सा ऑप्शन काबिल अमल हो सकता है? देखिए, अगर हम पंजाब की सियासत पे गौर करें तो 2-3 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब से दोस्ती जो उन्होंने की हुई है, बड़ी पक्की वाली दोस्ती है, वो बड़ी काम का उनके पास ट्रम्प कार्ड है उनकी पॉकेट के अंदर जो है, वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये फैक्टर है। अब दूसरी साइड पर मुस्लिम लीग काफ में सुलह की जो कोशिशें थी उस पर भी हमने थोड़ा सा काम किया है, लेकिन वो बेल जो है मुझे मंडेर नजर नहीं आई कोई ऐसा कोई हिसाब किताब चला जाए। परवेज इलाही मोनस इलाही स्टैंड कर रहा है। अब एक तो तरीकाकार है कि मुस्लिम लीग काफ के वोट चौधरी शुजात के पास वापस आ जाए, वो तरीकाकार हो सकता है। दूसरा तरीकाकार जो है वो कुछ अफराद जो हैं वो मुल्क से बाहर चले जाए। तीसरी बात इसमें फिर ये आएगी जो बात हिलाली साहब कर रहे हैं कि वो फिर वेट एंड सी, वो बेचने बचाने वाली बात, तो मैं समझता हूं इस पर थोड़ा सा डिफर करूंगा कि जिस तरह इमरान खान ने इस वक्त वो असल में इमरान खान भी तो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, उसने अवाम के ज़हनों में जो चीज़ डाल दी है, एक माहौल क्रिएट कर दिया हुआ है। इस वक्त को लोटा बनने के लिए 200 दफा सोचेगा। आसान नहीं है बात। अब कि आप मुझे कहें कि मैं लोटा बन जाऊं तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है। ये कन्विंस कर दिया, खत्म हो गया ना। आप देखिए जो ये ज़िमनी इंतखाब हुए उसमें पता चल गया लोगों को कि लोटा बन के क्या हासिल हुआ है, ना उन्हें वोट मिल सके और ना ही फिर उन्हें जाहिर सी बात है आवाम में वो मिल सकी पजीर आई। लेकिन चलिए जी, अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में खिचड़ी पक रही है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में पक के कितनी बिटर टेस्ट देती है या स्वीट टेस्ट देती है। आपका शुक्रिया शहजाद हुसैन भट्ट साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो कुछ बात करेंगे आटे के बहरान के हवाले से, चूँकि एक सीरियस नौयत का क्राइसिस बनने जा रहा है। इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। ये काफ़ी अरसे से ही एक बात चल रही थी कि आने वाले दिनों में गंदम का बहरान हो सकता है, आटे का बहरान हो सकता है, और ऐसी सूरत हाल अब हमें दिखाई देने लगी है मुख्तलिफ मार्केट्स में और तमाम ही सूबों में ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है।
ना सिर्फ ये कि आटा दस्तयाब नहीं है, फ़ाइन क्वालिटी का आटा बिल्कुल ही नायाब हो गया है और इसके साथ साथ आटा महंगे दामों मिल रहा है जहाँ भी मिल रहा है, और बड़ी तेज़ी से रोज़ाना की बुनियाद पर आटे की कीमत में इजाफा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुकी है। तो ये क्या सूरत हाल है, क्यों ऐसा हुआ है, क्या बर वक्त इकदाम नहीं किए गए, और फिर अभी ये कि अभी हम इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो सैलाब की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में फिर ये क्राइसिस मज़ीद संगीन होने जा रहा है? इसका हल क्या है, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर मुझे ज्वाइन करें आसिम रज़ा साहब, जो कि ग्रुप लीडर हैं ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के, उनसे भी बात करते हैं और हिलाल साहब का भी ओपिनियन इस पर लूँगी। पहले मैं आसिम रज़ा साहब का मौक़िफ़ जानती हूँ। रज़ा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का, और पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये आटा कहाँ गायब हो गया मार्केट से, दस्तयाब क्यों नहीं है? देखिए, आटा तो मार्केट में अवेलेबल है, रेट का डिफरेंस है क्योंकि। जी आसिम रज़ा साहब, आपकी आवाज़ मुझे ठीक से नहीं आ रही, आपको दोबारा मिलाते हैं। हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है, ये अभी तो क्राइसिस आना था, हम सोच रहे थे शायद कि फूड क्राइसिस आएगा आफ्टर फ्लड्स, उसके जो हमें नजर आएंगे असरात, लेकिन ये तो अभी से ये सिचुएशन बन गई है, इसकी क्या वजह है, कहाँ गया आटा? देखिए समीना, आपने बिल्कुल सही कहा था कि आटा का कीमत आज कराची में 130 से 150 रुपया फी किलो मिल रहा है। 5200 रुपया मौंड आटा मिल रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट को पूछ रहे हैं कि वो जो आटा आपको दिया था तकसीम करने के लिए, फेडरेशन ने दिया था, वो किधर है? उसको क्या आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है? इसलिए कि अगर आप कर लिया है तो कुछ लोगों को तो नामो निशानी नहीं है आटे का, और बहुत लोग ये पूछ रहे हैं क्या ये आटा आप लोगों ने फ्लावर मिल ओनर्स जो दोस्त हैं उनको दिया हुआ है? बहुत सारे उनमें से MNAs और MPAs हैं। तो ये लोग कह रहे हैं क्या ये आटा गोदाउन में चले गए वडेरे के, जैसे एक जमाने में टेंट्स चले गए थे? आप आटा रोक रहे पंजाब से इस बहाने पे कि आप कंप्लेंट कर रहे हैं, माने सिंध कंप्लेंट कर रहा है कि पंजाब से आटा आ रहा है, आटा नहीं आने दे रहा है, सिंध कमिंग टू सिंध नहीं आने दे रहा है, रोक रहे हैं। तो पंजाब का हक होता है पूछने कि भाई वो आटा तुम्हारा कैसे हुआ? क्या वो आटा तुमने कब खरीदा? ये तो आटा हमारा है। तो मेरा मतलब ये है कि समीना, इट इज अ टेरेबल सिचुएशन। फूड 4 आउट ऑफ 4/5, 4-5 हिस्से में से 4 हिस्सा राइट क्रॉप तबाह हो गया है, और गंदम का भी 30-40% कम है, फ्रूट वेजिटेबल सब चीज। तो अब बात है आप करेंगे क्या? कुछ कहते हैं कि पानी थोड़ा सा जाएगा तो फिर शायद प्लांट करेंगे। मैं समझता हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थोड़ा होना चाहिए। और जिनसे मैंने बात किया है वो कहते हैं भाई आलू लगाओ। आप हैरान हो जाएंगे, कहते हैं आलू लगाओ, 4 गुना ज्यादा आलू प्रोड्यूस होता है उसी एरिया में निस्बतन आटा। शक्करकंदी लगाओ और गवर्नमेंट को कहो प्राइस को गारंटी करें कि फार्मर लगाए वो उसको। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यह आटा तो अफगानिस्तान को स्मगल हो रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि अगर हम अफगानिस्तान को, खास तौर जलालाबाद वैली को, इसलिए वो पिशावर वैली की तरह, अगर उनको मदद करें आटा गंदम उगाने में तो हमारी स्मगलिंग कम होगी। एक और ये फाइनली जो मुझे एक सजेशन मिला है, और जो मुझे सजेशन मिला है जो अच्छा है, और वो ये है कि वो जो छिलका होता है गंदम का वो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है, और वो 10% होता है वो ग्रेन का वेट। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे तरीके हैं, मगर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो एक ही आसान तरीका होता है कि बस हम बाहर से मंगवा लेंगे, और क्या। पहले आसिम रज़ा साहब का मौक़िफ़ जानते हैं। आसिम रज़ा साहब, क्या वजह है? एक तो आटा मिल नहीं रहा है, और फिर कीमत उसकी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ जगहों पर रोज़ बरोज़ बढ़ती भी जा रही है। हेलो जी आसिम रज़ा साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है, अभी आ रही है।
जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, फरमाइएगा कि आटा क्यों नहीं दस्तयाब है मार्केट में उस तरह से, और फिर उसके रेट्स का भी बड़ा प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ रेट्स पे मिल रहा है और फिर रोज़ बरोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं रेट्स। देखिए, गुजारिश ये है कि इस टाइम पे सिर्फ पंजाब में गंदम इशू की जा रही है फ्लोर मिल्स को, और वो भी मतलूबा तादाद के मुताबिक नहीं है। डेली ज़रूरत है 26,000 टन की, उसके बदले 16,000 टन सिर्फ इशू हो रहा है, और बाकी तीनों सूबों के अंदर गंदम का इजरा नहीं किया जा रहा। जब ये गंदम का इजरा नहीं होगा तो सारी डिपेंडेंसी आ गई ओपन मार्केट के ऊपर। जब ओपन मार्केट पे आपकी डिपेंडेंसी आएगी तो उसके मद्दे मुकाबले गवर्नमेंट की तरफ से इशू नहीं आ रहा। तो ये बेसिक रीजन है जिसकी वजह से, यानी ये क्रिएटेड किस्म का एक क्राइसिस है, आपको लगता है मिसमैनेजमेंट है या वाकई कोई कमी हो रही है मुल्क में? हमेशा ये होता था कि जब आटे की प्राइसेस ऊपर जाने लगती थी तो हुकूमत इंटरवीन करती है और गंदम रिलीज कर देती है। अभी आप देखें, सिंध, KPK और बलोचिस्तान के अंदर गंदम रिलीज नहीं की जा रही। तो जब गंदम रिलीज नहीं की जा रही तो डिपेंडेंसी आ गई टोटल प्राइवेट मार्केट पे, तो स्टॉकिस्ट अपनी मर्जी के मनमानी के रेट ले रहे हैं। तो आसिम रज़ा साहब, ये अब इसको रिलीज नहीं ये कर रहे हैं तो ये कितना मजीद क्राइसिस बन सकता है और इससे हुकूमत को क्या फायदा है? क्योंकि अगर अवाम को आटा नहीं मिलेगा तो गालियां तो हुकूमत ही खाएगी। आज सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 20 तारीख से वो गंदम का इजरा करने जा रहे हैं। अगर 20 तारीख से वो शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली मार्केट पे इफेक्ट आएगा और मार्केट स्टेबल हो जाएगी और कीमतें गंदम की मजीद नहीं बढ़ेंगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और 20 से आगे डिले हुआ तो मजीद प्राइसेस बढ़ेंगी। इसी तरह बलोचिस्तान और KPK गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी फौरी फैसला करें ताकि मार्केट में जो सरकारी गोदामों में पड़ी हुई गंदम है वो बाहर आएगी तो जो स्टॉकिस्ट नाजायज रेट चार्ज कर रहा है वो नहीं करेगा। रज़ा साहब, ये फ्लड्स भी हैं और उसके बाद भी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता इस तरह से होगी सिचुएशन। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान को फिर से भी फौरी तौर पर इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि इंपोर्ट करनी है गंदम, या किस तरह से इससे निपटना है? अगर कोई ये 11 लाख टन ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी है, 20 लाख टन वफाकी हुकूमत इंपोर्ट कर रही है, जिसमें से 11 लाख के ऑर्डर हैं। चलिए, फिर से कुछ लाइन का इशू है। बहरहाल आसिम रज़ा साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, आपका शुक्रिया। आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद रहे और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है कि इसको मिसमैनेजमेंट है अगर तो इसको देख लिया जाए, अपने सियासी जो तरजीहात हैं उनको बदल के कुछ आवाम के मसाइल की तरफ भी ध्यान कर लिया जाए, और ताकि मज़ीद जो आटा है वो इस तरह से महंगा ना हो और लोगों के पहुँच में भी आ सके। आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।